दोस्तों, पार्ट नंबर थर्ड सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था में आपका क्या है स्वागत है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा क्या है, सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था वाला जो चैप्टर है उसके हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। ये पार्ट नंबर थर्ड है, फटाफट से खत्म करते हैं। ठीक है ना, पार्ट नंबर थर्ड को भी, और शायद ये एक दो पार्ट में खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, आगे जो एक दो पार्ट बनने वाले हैं। प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर की बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने प्रतिगामी और प्रगतिशील कर की बात कर ली थी। साथ साथ में मूल्यानुसार यानी जिसको मूल्य वृद्धि भी बोल रहे थे, और दूसरा विशिष्ट कर वो भी हमने खत्म कर लिया था। अब हमारे पास है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर वो कर होता है, ध्यान से समझना। प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा है। ये डायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिस पर इसे लगाया जाता है। यानी अगर सैलरी आप कमाते हो तो टैक्स भी कौन देगा? आप दोगे। इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। आपका पड़ोसी थोड़ी ना देगा, है ना। प्रॉपर्टी आपके पास बहुत सारी है तो टैक्स भी कौन देगा? आप दोगे उनका। ठीक है ना, कोई दूसरा बंदा नहीं देगा। अगर जिस घर में आप रहते हो, ठीक है, आपका अपना घर है, तो उसका हाउस टैक्स कौन देगा? आप ही तो दोगे। कि आप अपने पड़ोसी से ना बोलोगे कि ओए जाके मेरा टैक्स जमा कर चल अपने पैसों से, ऐसा थोड़ी ना बोलोगे, वरना मार खाओगे। तो प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिस पर इसे लगाया जाता है। आगे इसका मतलब प्रत्यक्ष कर का जो भार होता है, बर्डन जो होता है ना, उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको टाला नहीं जा सकता। यानी प्रत्यक्ष करों का भार किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं टाला जा सकता। और देखा गया है कि जी यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन बनता है कि यह सामान्यतः प्रकृति से देखा जाए तो प्रगतिशील टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? प्रगतिशील टाइप के होते हैं। प्रगतिशील हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, है ना। तो प्रत्यक्ष कर क्या है? ये वो कर है जो उसी व्यक्ति पर लगेगा। ठीक है, उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिस पर इसे लगाया जाता है। यानी वही व्यक्ति पे करेगा जिस पे टैक्स लगेगा। दूसरा, इसके भार को टाला नहीं जा सकता किसी और के ऊपर। और ये प्रकृति से अगर ध्यान से देखें तो प्रगतिशील होते हैं। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल में आपका आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, इसके कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो प्लीज नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके आप आराम से उतार भी सकते हो। तो आयकर यानी इनकम टैक्स, जो कमाएगा वही देगा। निगम कर, जो कंपनी वंपनी जो टैक्स देती है, तो बेटा जो कमाती है उसी पे टैक्स देती है, तो वो निगम कर इसकी बात कर रहा है। निगम का फर्म कर जो होता है। संपत्ति कर की अगर हम बात करें, संपत्ति कर जो है यानी प्रॉपर्टी जो आपके पास है, वेल्थ टैक्स, तो जिसकी जो प्रॉपर्टी वो उसके हिसाब से टैक्स देता है। उपहार कर, गिफ्ट आपको मिला तो बेटा पे जो टैक्स है ना वो भी आप ही दोगे, दूसरा बंदा थोड़ा ना देगा। मान लो गिफ्ट में आपको कार मिली है, तो कार के ऊपर जो भी टैक्स बनता है बेटा आप पे करोगे, कोई दूसरा बंदा आके पे नहीं करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो टैक्स है वो किसके अंदर आता है? प्रत्यक्ष कर में। क्लियर है। ऊपर से एक इनहेरिटेंस टैक्स भी होता है, जब क्या नाम है, कोई आपको जो पूर्वज है आपको कोई संपत्ति दे देता है, तो संपत्ति आपको मिला तो टैक्स भी आप ही दोगे। ठीक है, तो ये भी याद रखना, वारिस पन्ने में जो टैक्स मिलता है, जो प्रॉपर्टी मिलती है उसके ऊपर टैक्स भी वही देता है जिसको प्रॉपर्टी मिलती है। क्लियर। तो ये समझ में आ गया होगा। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसके भार को टाला नहीं जा सकता। ये उसी व्यक्ति द्वारा पे किया जाएगा जिस पर इसको लगाया जाता है, और ये प्रगतिशील टाइप का होता है। जबकि दूसरा अप्रत्यक्ष कर जो होता है, ये वो कर होता है जिसका भार टाला जा सकता है, दूसरों पर टाला जा सकता है। अर्थात जो लगाया है तो किसी एक के ऊपर जाता है, परंतु उसका भुगतान जो है कोई दूसरा कर जाता है, अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। और ये सामान्यतः क्या मिलते हैं? प्रतिगामी मिलते हैं। मैंने प्रतिगामी में आपको एग्जांपल दिया भी था कि एक मैगी का पैकेट, जिसमें मान लो 12 रुपए का मैगी का पैकेट है, 2 रुपए मान लो उस पर टैक्स लगता है, मान लो, है ना। तो एक अमीर जो 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है वो भी 2 रुपए टैक्स दे रहा है सिर्फ उस पैकेट पे, और गरीब जो 50 रुपए मान लो महीना कमा रहा है वो भी क्या देगा? 2 रुपए टैक्स देगा। तो एक गलत टाइप का देखा जाता है, ये थोड़ा प्रतिगामी टाइप का हो गया, है ना। क्योंकि अमीर के ऊपर बर्डन कम है, गरीब के ऊपर बर्डन ज्यादा है। क्लियर हो गया। इसमें एग्जाम्पल आपका जीएसटी, सीमा शुल्क आदि। बट अभी बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि ये है क्या चीज, कि प्रतिगामी समझ में आ गया, चलो प्रतिगामी है। भुगतान जो है इसका भार जो है टाला जा सकता है, ये भी समझ में आ गया। बट ये लाइन समझा दो कि अर्थात जो लगाया तो किसी एक व्यक्ति के ऊपर जाता है, परंतु उसका भुगतान जो है किसी अन्य के द्वारा किया जाता है। इसका क्या मतलब है? तो बच्चे इसका मतलब होता है कि मान के चलो, ठीक है, ये दुकान है मान लो, ठीक है, आप मान लो ये दुकान है, और इस पे आप जाते हो, ठीक है, ये आप हो। आपने क्या करा, मान लो कि पहले आप रिचार्ज कूपन देखो, आपने बचपन में रिचार्ज कूपन लिए होंगे, आप तो ऑनलाइन वैसी पेमेंट हो जाती है, मोबाइल वाइल से करते हैं लोग बाग। ठीक है ना। मान लो आप 30 रुपए का एयरटेल का आप कूपन लेके आते हो। उस 30 रुपए में आपको पता है आपको कितने रुपए मिलते थे? 23 रुपए
और 70 पैसे के आसपास ऐसे कुछ मिलते थे। सपोज करो कुछ भी, मान लो एग्जांपल है, तो 30 में इतने मिलते थे, बाकी क्या है कुछ चार्जेस, टैक्स वैक्स बहुत सारी चीज लग जाती थी, है ना। अब एक चीज बताओ कि ये जो 30 रुपए हैं ये गया किसके हाथ में? इस दुकान वाले, इस कंपनी, जो कंपनी होगी उसके हाथ में जाएगा, दुकान वाले के हाथ में जाएगा। इसका मतलब इसको कमाया किसने? इसने। मगर टैक्स किसने दिया? टैक्स उस बंदे ने दिया ना। देखो ना, इस बंदे को मिले सिर्फ इतने, तो उसको इतने देने चाहिए थे, बट दुकान वाला हमसे कितने लेता है? कंपनी वाले हमसे 30 रुपए लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी टैक्स भी, जो टैक्स वैक्स सब लग रहा है इसके अंदर, वो सब हमसे वसूल कर लेते हैं। इसका मतलब कमा तो ये रहे इससे पैसा। दुकान वालों के पास आप देखोगे बहुत सारे गुड्स वुड्स, आप किसी भी दुकान में चले जाओ, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, है ना, उस पर टैक्स जुड़ के आता है। अब ये बताओ, जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो आप तो पेमेंट कर रहे हो ना, तो कमा तो सामने वाला बंदा रहा है, दुकान वाला कमा रहा है बट टैक्स आपकी जेब से निकाल लिया जाता है। इसे कहते हैं हम अप्रत्यक्ष कर। बात समझ में आ रही है ना? कभी भी चेक करना, कोई भी प्रोडक्ट होता है वो विद उसमें टैक्स लगा होता है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट को छोड़ करके बाकी सब में टैक्स लगा होता है। जब टैक्स लगा होता है तो आप देख लेना उसमें कि जैसे मान लो कोई 100 रुपए की चीज है, अगर वो 120 की मिल रही है, मान लो थोड़ा देख ले, उस पर 20 रुपए टैक्स लगा हुआ है, तो आप तो 120 ही पे करते हो ना उस प्रोडक्ट के लिए। इसका मतलब वो 120 गए किसकी झोली में? दुकान वाले की झोली में, सामने वाली पार्टी की झोली में। बट कमाया उसने, बट टैक्स हमने क्यों दिया फिर? ठीक है, क्योंकि ये कौन सा टैक्स होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है बच्चे। कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। प्रत्यक्ष कर जिसके भार को टाला नहीं जा सकता, अप्रत्यक्ष कर जिसके भार को टाला जा सकता है। ये जिस व्यक्ति पर लगता है वही व्यक्ति इसको पे करता है, ये जिस व्यक्ति पर लगता है कोई दूसरा इसको पे करता है। ये प्रगतिशील टाइप का होता है, ये प्रतिगामी टाइप का होता है, ठीक है ना। मैं जानबूझ के हर एक पॉइंट पे ज्यादा टाइम लगाता हूं क्योंकि आपने शायद ये पहली बार सुन भी रहे होंगे, है ना, और पहली बार सुनने को तो दिक्कत तो आती है, जायज सी बात है ना, तो इसलिए टाइम लगा देता हूं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे, यहाँ पे भी आया है, जैसे जीएसटी हो गया, आप जीएसटी सुन ही रहे होंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करते हैं, यानी वस्तु और सेवा कर, है ना, तो वस्तु और सेवा कर इसी का एग्जाम्पल है। सीमा शुल्क, जब बाहर देश से इधर उधर सामान आता जाता है तो वहां पे भी टैक्स लगता है, जैसे इंपोर्ट किया आपने तो इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगा, है ना, ठीक है। ये बाहर से लग रहा है, इवन क्या नाम है, पहले तो क्या होता था कि राज्य से इधर उधर सामान भी आता था तो वहां पे भी लगता था टैक्स, है ना। बहुत सारे टैक्स थे पहले तो, जैसे बिक्री कर, है ना, वैट, सर्विस टैक्स टाइप की चीजें थी, वो सारे हट करके तो यही बन गया ना जीएसटी। तो अब जीएसटी याद रखना, एक सीमा शुल्क याद रख लेना। क्लियर हो गया? उसके बाद अगला आता हमारा करेत्तर प्राप्तियां। बट इससे पहले प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे देता हूं, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले प्रत्यक्ष कर है आपका, और दूसरा आपका क्या है? अप्रत्यक्ष कर, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन हो जाएगा। उसके बाद हम करेत्तर की बात करेंगे। हो गया? ठीक है, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो बच्चे। करेत्तर प्राप्तियों की बात करते हैं। बेटा देखो, करेत्तर क्या होता है, इसने बोला कर को छोड़ करके अन्य सोर्सेस से, यानी अन्य स्रोतों से जो भी प्राप्ति मिलती है सरकार को, वो आपकी क्या होती है? करेत्तर होती है। यानी कर वाली प्राप्ति हमने सारी पढ़ ली। अब कर के अलावा अन्य सोर्सेस से अगर कोई प्राप्ति आ रही है कर को छोड़ के बाकी चीजों से, तो उसे कहते हैं करेत्तर राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? करेत्तर राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। जैसे सरकार को ब्याज भी मिलता होगा, सरकार ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो इंटरेस्ट मिलता होगा, तो कर थोड़ी ना, वो तो इंटरेस्ट है। लाभांश, सरकार ने किसी के शेयर्स खरीदे हुए हैं किसी कंपनी के, तो उस पर डिविडेंड मिल रहा होगा, डिविडेंड यानी लाभांश, ठीक है ना। बेटा देखो, नॉर्मली हम जब बैंक का कहीं भी फालतू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट आता है, बट अगर हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो उसमें डिविडेंड मिलता है, उसको लाभांश कहते हैं ना। इसके अलावा लाइसेंस की फीस, कोई भी चीज को अगर परमिट देती है गवर्नमेंट, क्या देती है? किसी भी चीज को चालू करने का परमिट देती है, कोई भी चीज के लिए। चाहे आपको गाड़ी चलानी है तो गाड़ी के लिए भी तो आप लाइसेंस फी पे करते हो ना, तो वो किसकी झोली में आता है? गवर्नमेंट की झोली में, है ना। तो लाइसेंस फी हो गया, आपका ब्याज हो गया, लाभांश हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे किसके हैं? करेत्तर प्राप्तियों के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये कर को छोड़ के अन्य प्राप्तियां हैं। कर वाले हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिए सारे, है ना। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आप देखते हैं आगे करेत्तर प्राप्तियां जो है, ठीक है। तो करेत्तर प्राप्ति की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी अभी, कि करेत्तर प्राप्ति वो प्राप्ति होती है जो कर के अलावा दूसरी प्राप्ति है, ठीक है ना, यानी कर को छोड़ करके बाकी
जो स्रोतों से आपको जो प्राप्तियां प्राप्त होती है उसे करेतर कहते हैं। अब करेतर प्राप्तियों में 7 चीजें आप याद रख लो, ठीक है ना। शुल्क यानी फीस की बात कर रहा है, ठीक है ना। सरकार द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, यानी सरकार क्या है, जो हमें जो सेवाएं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम उन्हें कुछ भुगतान कर रहे हैं, यानी कुछ पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, शुल्क कहते हैं। तो सरकार द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए किए जाने वाले भुगतान को क्या कहते हैं, शुल्क कहते हैं। क्लियर है। जैसे कोर्ट की फीस, पासपोर्ट फीस हो गया, ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इन सब के लिए, या फिर रजिस्ट्रेशन कराना है लैंड का, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या रजिस्ट्रेशन कर रही है हमारे लिए, तो हम उसको क्या देते हैं, कुछ फीस देते हैं, तो उसी को शुल्क कहते हैं, ठीक है ना। इसी में इस तरह की ये वाली फीस भी इसी के अंदर ही आती है। जैसे यहाँ ये भी आपका लाइसेंस तथा परमिट फीस। लाइसेंस और परमिट फीस यानी किसी चीज को करने की अप्रूवल मिल जाती है, यानी आपको क्या मिल जाती है, यहाँ पे अप्रूवल मिल जाती है। जैसे आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया तो गवर्नमेंट ने आपका लाइसेंस बना के दे दिया, तो आपको अप्रूवल मिल गया कि अब आप जाके गाड़ी चला सकते हो। टू व्हीलर है तो टू व्हीलर चला सकते हो, फोर व्हीलर का बना है तो फोर व्हीलर चला सकते हो। क्लियर है ना। और किसी भी चीज को अगर स्टार्ट करने के लिए अगर आपने गवर्नमेंट से परमिशन ली है तो वो लाइसेंस फीस या परमिट फीस होती है। क्लियर है। प्लीज ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है वरना। तो फीस जो भी गवर्नमेंट ने सेवाएं दी है उसके लिए गवर्नमेंट जो भी आपसे चार्ज ले रही है उसको हमने फीस बोला, ठीक है ना। इसी में आपका क्या नाम है, मैंने आपको एक सादा पॉइंट डाला हुआ है जो कि आपका क्या है, लाइसेंस फीस और परमिट फीस। आप याद रखना जब भी पेपर में आएगा कि गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के लिए आपने कोई फी पे की है तो उसको हम बोलेंगे लाइसेंस या परमिट फीस। क्लियर है। लाइसेंस फीस के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे एक मेरे पास पॉइंट है इसका, इसमें लिखा हुआ है कि इट इज द पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट परमिशन फॉर समथिंग, यानी किसी चीज की परमिशन देने के लिए गवर्नमेंट कुछ पैसा लेती है, उसी को क्या कहते हैं, लाइसेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। आगे गवर्नमेंट को और कहां से पैसा आ सकता है, अनुदान, दान या उपहार, ठीक है, यानी सब्सिडी टाइप की, या कोई हेल्प या गिफ्ट मिल गया। कैसे, मान लो कि भारत में एक जगह बाढ़ आई है तो बाहर से पैसा आ जाता है, कहीं से पैसा आ जाता है, तो गवर्नमेंट को कोई भी अगर पैसा दे रहा है ठीक है, सब्सिडी दे रहा है, दान दे रहा है, उपहार दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो वो भी कहाँ आएगा, करेतर में आएगा, कि ये कर के अलावा है सारी। क्लियर। उसके अलावा मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में शुल्क मतलब टैक्स होता है, टैक्स नहीं है बच्चे, ये सेवाओं के लिए किया जाने वाला भुगतान है। प्लीज याद रखना ये करेतर का पार्ट है। क्लियर। तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा, सरकारी उद्यमों से आए, यानी सरकार के कोई उद्यम है, बिजनेस चला रखे हैं, कुछ ओपन किए होंगे सरकार ने, तो वहां से सरकार को अगर पैसा मिल रहा है तो वो भी क्या है, करेतर का पार्ट बनता है। क्लियर। उसके अलावा जुर्माना, जुर्माना वो भुगतान होता है जब कोई भी बंदा अगर कानून तोड़ेगा तो सरकार उससे क्या करती है, दंड के रूप में कुछ पैसा लेती है, उसको क्या कहते हैं, जुर्माना कहते हैं। ये क्या होता है, ये कानून तोड़ने के लिए एक आर्थिक दंड होता है। आर्थिक मतलब पैसों से रिलेटेड एक दंड होता है क्लियर है। तो अगर आपने कोई कानून तोड़ा तो सरकार को आपको क्या देना पड़ेगा, दंड, यानी आप सरकार को कुछ दंड के रूप में कुछ पैसे देते हो, इसी को जुर्माना कहते हैं। क्लियर। उसके अलावा 2G 3G 4G 5G जो भी स्पेक्ट्रम है उसकी बिक्री से अगर कोई आय प्राप्त हो रही है तो उसको भी क्या है, सरकारी की। तो सरकार को जो भी आय प्राप्त हो रही है बस कर वाली नहीं होनी चाहिए, वो कर को छोड़ के जिससे भी अगर आय प्राप्त हो रही है वो सारी करेतर का पार्ट होता है। क्लियर। उसके अलावा एस चीट, इसके ऊपर भी पॉइंट आ जाता है। एस चीट होता है, यानी देखो मान लो कोई बंदा है वो मर जाता है और उसका कोई वारिस ही नहीं है, तो उस संपत्ति जो उसकी संपत्ति होगी ना उस पर किसका हक हो जाता है, सरकार का हक हो जाता है, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं है ना तो यही है। इससे अभिप्राय सरकार की उस आय से है जो उन लोगों की संपत्ति से प्राप्त होती है जिनकी मृत्यु बिना किसी कानूनी उत्तराधिकारी को नियुक्त किए हो जाती है, यानी कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त हुआ। अब एक बंदा, मान लो एक बंदा है और वो उसकी डेथ हो जाती है और कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, तो जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी होगी सारी सरकार की हो जाती है, तो सरकार की तो आय हो गई। तो एस्टेट भी क्या है, करेतर प्राप्ति का ही क्या होता है, एक पार्ट होता है। क्लियर है। पूरी कोशिश है आपको आसान भाषा में समझाने की, है ना। सरकार को लाभांश भी मिल सकता है। लाभांश, लाभांश मैंने कहा था, सरकार ने मान लो किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, कुछ ही खरीदा है, तो सरकार को क्या मिल सकता है, वहां से डिविडेंड मिल सकता है। डिविडेंड को लाभांश बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो कि जब भी हम सरकार किसी कंपनी के शेयर खरीदती है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है, तो उसको क्या है, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, लाभांश बोलेंगे। क्लियर है। तो लाभांश से भी इनकम आ सकती है सरकार की। सरकार को ब्याज मिल सकता है। ब्याज कब, सरकार ने नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की है, मतलब कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा तो उस पर इंटरेस्ट आएगा, तो ब्याज भी उसका क्या हो जाएगा, करेतर प्राप्ति आएगी। तो करेतर प्राप्ति बहुत कुछ हो सकती है, जितनी मैंने लिखी है इससे और भी ज्यादा आ सकती है, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। देखो ये मैंने बढ़ा दिया, देखो, है ना। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, लिख लीजिए इन्हें और याद रखना क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। क्लियर।
तो हमने कर प्राप्तियां खत्म कर दी और करेतर खत्म कर दिया है ना, तो यानी हमारी राजस्व प्राप्ति वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं पूंजीगत प्राप्ति की, क्योंकि हमें प्राप्तियां खत्म करनी, जब प्राप्तियां खत्म हो जाएगी सारी तो उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, व्यय। व्यय खत्म करेंगे, फिर उसके बाद फिर देखेंगे आगे क्या करना है। क्लियर। तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से इस चीज को। तो आगे देखो बच्चे, अब है हमारे पास पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति इतना ही है और उसके बाद हम व्यय पे आ जाएंगे। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती है जिससे सरकार की देयता उत्पन्न होती है, ठीक है, जबकि राजस्व में क्या था, सरकार की देयता उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि मैंने देखो देयता का मैंने बताया था, देयता यानी लायबिलिटीज की बात कर रहा है, यानी जब हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है, यानी फ्यूचर पेमेंट की बात कर रहा है, जो हमें फ्यूचर में क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है ना। तो पूंजीगत प्राप्ति वे प्राप्ति है जिससे सरकार की देयता उत्पन्न होगी। क्लियर। और दूसरा जो परिसंपत्तियां हैं यानी एसेट्स हैं, ठीक है, उसमें भी क्या होगी, कमी होगी, यानी क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखना मेरी बात को। देखो तो पूंजी की प्राप्ति वे प्राप्ति है जिससे सरकार की देयता उत्पन्न होने वाली है। देयता कब उत्पन्न होगी, जब मैं कुछ लूंगा, यानी मैंने लोन लिया है ना, तो वो इसका पार्ट बनेगा। क्लियर है। मैंने क्या करा, सरकारी परिसंपत्ति नहीं, एसेट्स कम हो रही, मान लो सरकार ने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो बेचने से पैसा तो आएगा ना, तो पैसा आ गया यानी प्राप्ति हो गया, मगर परिसंपत्ति हो गई कम हो गई, ठीक है ना। जबकि राजस्व वाले में मैंने कहा था राजस्व प्राप्ति वे प्राप्ति होती है जिससे ना तो सरकार की देयता उत्पन्न होती है ना ही परिसंपत्तियों में कमी होती है। क्लियर हो गया। चलो, पूंजीगत प्राप्तियों में तीन तरह से प्राप्तियां बताई हुई है। ऋणों की वसूली। ऋणों की वसूली मतलब होता है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आपातकालीन स्थिति में, यानी जब बहुत बुरी स्थिति चल रही होती है या फिर दिक्कत आ रही होती है राज्य सरकारों को, तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को लोन दे देती है। तो लोन दिया होगा उस टाइम पे, अब क्या हुआ, अब उसकी वो वसूली कर रहा है, यानी केंद्र सरकार पैसा मांग रहा है वापस। तो जब पैसा वापस मांगेगा तो प्राप्ति तो होगी ना, क्या होगी, प्राप्ति तो होगी। अब एक तरह से सरकार ने जब उसको पैसा दिया था तो एक तरह से सरकार का वो पैसा इन्वेस्ट हो रखा था, वहां राज्य सरकारों पे लगा हुआ था, अब वो पैसा कम हो गया, इसका मतलब इससे परिसंपत्ति क्या हो गई, कम हो गई है। अब सरकार की इन्वेस्टमेंट तो हट गई ना, अब मान लो राज्य सरकार तुम्हें पैसा दे देती है तो अब क्या दोबारा मांगोगे, नहीं, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो गई, यानी परिसंपत्ति कम हो गई मगर प्राप्ति आ गई, यानी पैसा आ गया उनसे। नंबर 2, उधार तथा अन्य देयता है। सरकार उधार लेकर के भी, ठीक है, क्या कर सकती है, प्राप्ति कर सकती है। जैसे उधार किससे ले सकती है, जनता से मांग सकती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मांग सकती है, शेष विश्व से भी ले सकती है उधार। क्लियर। उधार लेने से क्या होगा, देयता उत्पन्न होगी, यानी फ्यूचर में मुझे उसको वापस करना पड़ेगा, मुझे पता है, बट प्राप्ति तो हो गई ना, पैसा तो आ गया, तो ये भी इसमें आता है। और अन्य प्राप्ति, अन्य प्राप्ति जैसे विनिवेश, सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला पॉइंट है ये भी। विनिवेश क्या होता है, तो आपने एक निवेश पढ़ा था, एक विनिवेश होता है। निवेश होता है जब हम क्या करते हैं कि अपने पूंजी का निर्माण करते हैं, यानी क्या बोला मैंने, कहीं 1 लाख रुपए लगाया तो 1 लाख से 1 लाख 10 हो गया, तो वो निवेश है। बट जब हम उसी निवेश को बेच देते हैं तो उसे कहते हैं विनिवेश। विनिवेश मतलब अपने वर्तमान निवेश को क्या करना, कम करना, यानी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट हो गया ना, यानी इन्वेस्टमेंट बेचना विनिवेश, और इन्वेस्टमेंट करना यानी पैसा कहीं इन्वेस्ट करना निवेश, जिससे कि पैसा बढ़ेगा। तो अगर आपका पूंजी निर्माण का मोटिव है तो वो इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप उसको बेच करके पैसा ला रहे हो तो बेटा वो डिसइन्वेस्टमेंट है। तो विनिवेश से अभिप्राय वर्तमान निवेश को कम करने से, अर्थात सरकार क्या करती है, निजी क्षेत्र को, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है उनको सार्वजनिक क्षेत्र के क्या दे देती है, शेयर दे देती है। यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर, यानी जो सार्वजनिक सेक्टर है, ठीक है, उसके जो शेयर है ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है, बेच रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट का पैसा वहां लगा हुआ था सार्वजनिक क्षेत्र में, अब गवर्नमेंट कह रही है यार मुझे पैसों की जरूरत है, तो एक काम करो, तो ये निजी क्षेत्र वालों को बेच दो, तो शेयर बेच दिए, तो निजी क्षेत्र वालों ने शेयर खरीदे होंगे, तो खरीदेंगे तो सरकार को क्या मिलेगा, उससे पैसा मिलेगा। बट इससे दिक्कत क्या हुई, इससे ये हुई आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, कम हो गई है, यानी आपकी परिसंपत्तियां कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये भी आपकी संपत्ति थी, कहीं ना कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, मगर अब आपने बेच दिया, किसको दे दिया, निजी क्षेत्र वालों को दे दिया, तो उससे आपकी क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। नोट डाउन कर लो उसे, ठीक है। अब हम करते हैं व्यय की बात करते हैं, प्लीज आराम से पढ़ना, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो आपको, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा भी है, ठीक है, बड़ा क्या मतलब ठीक ठाक है, 3 पार्ट में लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है ना, बट अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, बट थोड़ा घुमा सकते हैं आपको अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो। क्लियर है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे देखते हैं बच्चे, ठीक है। अब हमारे पास व्यय आ गया, यानी बजट व्यय, ठीक है। तो पहले बजट व्यय होता क्या है, बजट व्यय से अभिप्राय उस व्यय से है
जिसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को सम्मिलित किया जाता है, नहीं शामिल किया जाता है। तो कोई बड़ी डेफिनेशन तो कोई बड़ी बात है नहीं, बट मुझे पता है कंफ्यूजन तो क्रिएट होने वाली है। जैसे इसको पढ़ोगे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी प्राप्तियों में और व्यय में। तो मैं एक आपको एक हल्का सा शॉर्टकट वे में एक और चार्ट बना के दे देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्लियर है? क्योंकि सिर्फ कोर्स कराना मोटिव नहीं है, आपको समझाना मोटिव है। क्योंकि कोर्स कराना होता तो मैं एक एक लाइन में समझा के भाग जाता, बट यहाँ पे मैं आपको एक ही लाइन को 20 बार बताता हूँ। इसका मतलब कि आपको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो लंबे टाइम तक याद रहे, है ना। क्योंकि अगर आप 11वीं 12वीं में अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो उसका मतलब यही चीज आपको क्या है, जैसे अभी आपने बीओपी वाला चैप्टर पढ़ा, तो बीओपी तो भाई साहब यानी भुगतान शेष वाला इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जो आपको आगे तक परेशान करेगा। तो अगर आज आपने उससे तमीज से पढ़ लिया होगा तो गारंटीड है वो आगे आपको दिक्कत नहीं करेगा। क्लियर है? बस दिक्कत कहाँ गई है, इस बार कोर्स थोड़ा कट गया है, वरना तो आपको और डीप में आपको चैप्टर के अंदर लेके जाता। क्लियर है ना? तो देखो यहाँ पे वर्ड क्या कह रहा है, बजट व्यय। तो बजट व्यय वो व्यय होता है जिसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय आएगा। क्लियर? जबकि बजट प्राप्ति क्या था, प्राप्ति, तो उसमें राजस्व प्राप्ति था और पूंजी प्राप्ति था, पूंजीगत प्राप्ति। क्लियर हो गया? अब ये दो तरह का राजस्व और पूंजीगत, है ना। राजस्व क्या होता है, राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में यानी एक साल में, ठीक है, किए जाने वाले उस अनुमानित एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से, अनुमानित व्यय से है। सेम यहाँ पे वही लिखा है, पूंजीगत व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है, जिसके कारण पहले ना तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे देखो निर्माण लिखा है, कम नहीं लिखा है। प्राप्तियों वाले में कम था, क्योंकि जब बिकेगी ना परिसंपत्ति तभी पैसा आता, तो वहां पे कम की बात की जाती है। और यहाँ पे तो खर्चा करना है, इसका मतलब बेचना नहीं है, इस बार खरीदनी है परिसंपत्ति। तो यहाँ पे परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि राजस्व वाले में 9 लिखवा है, वहां भी 9 था, यहाँ भी 9 है। क्योंकि मैंने क्यों बताया था, मैंने कहा था जो राजस्व जो रिवेन्यू जो होता है उसका परिसंपत्ति और देयता से कोई मतलब नहीं होता, चाहे फिर वो व्यय हो चाहे परिसंपत्ति, वो व्यय हो या प्राप्ति हो, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वो व्यय है सरकार का जिसके कारण ना तो परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और ना ही कोई देयता जो है कम होगा। इस बार कम क्यों लिखा, पिछली बार देयता में मैंने लिखा था कि देयता बढ़ेगी और परिसंपत्ति कम होगा, बट इस बार उल्टा क्यों लिखा है, क्योंकि परिसंपत्ति खरीदने पर ही खर्चा होगा, बेचने पर तो आएगा ना, वो नहीं आना है। तो खर्चे वाली बात कर रहे हैं हम। और देयता कमी का मतलब क्या, पिछले बार हमने लोन लिया था तो प्राप्ति हुआ था ना, अब हमें लोन लेना थोड़ी ना, हम मुझे उसको पे करना है। तो कह रहा है कि देयता को जो कम हो रहा है, नहीं आपने जो लोन पे किया करोगे ना, उसकी भी बात यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि ये रिवेन्यू वाला है। तो राजस्व व्यय वो व्यय होता है, सरकार के उस व्यय की बात कर रहा है जिससे सरकार की ना तो परिसंपत्ति का निर्माण होगा ना ही देयता में कमी होगी। बट पूंजीगत व्यय वो व्यय होता है जिससे सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण भी होगा और देयता में कमी भी देखने को मिल सकती है। या तो सरकार की परिसंपत्ति में निर्माण होगा या तो क्या होगा, देयता में कमी होगी। कोई एक भी हो जाए तो भी चल जाएगा, है ना। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक चार्ट बनाता हूं आपके लिए, उसके लिए समझाने लायक, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो सामने देखना बच्चा, ठीक है। देखो हमने क्या करा, मैंने बजट प्राप्ति ले लिया, यहाँ बजट व्यय ले लिया, ठीक है। बजट प्राप्ति में दोनों थी, राजस्व और पूंजीगत, यहाँ पे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ठीक है। ताकि समझाने के लिए अभी तक चैप्टर में हुआ, क्योंकि वो बजट की डेफिनेशन थी, सरकारी बजट की डेफिनेशन, वो क्लियर है, उद्देश्य क्लियर हो गया। उसके बाद ये सब चीजें स्टार्ट हुई है, ये सब खत्म किया हमने, ठीक है। तो एक बार समझ लेते ना एक ही जगह पे। तो बजट प्राप्तियां देखो मैंने आपको दो बताई थी, दो तरह से प्राप्तियां हो सकती है, ठीक है। एक तो राजस्व प्राप्तियां और दूसरा क्या हो गया आपका, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। ये तो आपको समझ में आ गया था। ऐसी जो बजट व्यय है इसके भी दो ही थे, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। क्लियर हो गया? यहां तक नोट डाउन कर लिया? नहीं, बजट प्राप्ति और बजट व्यय तो मैंने आपके सामने लिख दिया। क्लियर? अब बजट प्राप्ति के अंदर ये दो चीजें थी, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्ति में क्या बोला था मैंने, जिससे सरकार की जो देयता है, ठीक है, देखो सरकार की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सरकार की जो देयता है, ठीक है, ना तो देयता उत्पन्न होगी, ठीक है ना। यहां पे क्या कह रहा हूं, यानी देयता आपकी बढ़ने वाली नहीं है, यानी ये देयता आपकी नहीं बढ़ेगी, लायबिलिटी कुछ लोन वोन नहीं लेना इसमें, ठीक है ना। और ना ही जो परिसंपत्ति था, परिसंपत्तियों में क्या होगा, जब बेचेंगे तभी पैसा आएगा ना, प्राप्तिगत का, तो कमी देखने को मिलेगी, कमी होगी।
तो इसमें दो रिवेन्यू नेचर है तो दोनों मना कर देंगे, ना तो देयता उत्पन्न होगी, ना ही जो परिसंपत्ति को कम करने की बात करेंगे तो ये भी नहीं होगी। तो ना तो देयता उत्पन्न करनी है, ना ही परिसंपत्तियों को कम करना है। क्लियर हो गया? जबकि इसमें बात करें तो प्राप्तियां तो सेम लिखेंगे, सरकार की वही, जो देयता है वो उत्पन्न भी होगी, और जो परिसंपत्ति है, परिसंपत्ति वो बिकेगी भी, यानी सॉरी वो बिकेगी भी, ठीक है ना, यानी वो कम भी होगी। तो सेम है, बट अब यहाँ पे नॉन ही लगाना है, यहाँ पे बोलना है सरकार की देयता उत्पन्न भी होगी और परिसंपत्तियों में कमी भी होगी यहाँ पे। क्लियर हो गया? क्योंकि हम बेचेंगे तो पैसा आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है ना, बट हमारी एसेट्स कम हो जाएगी, यानी बिक जाएगा ना, संपत्ति बिक जाएगी। राजस्व व्यय की बात करें तो जो सरकार की देयता है, अब देखो व्यय व्यय करना है, इसका मतलब मैंने पेमेंट करी हुई, तो देयता में कमी, ना तो देयता में कमी होगी, यानी जो आपकी जो लायबिलिटी है ना वो कम होने की बात नहीं करेंगे, ठीक है, यानी जो खर्चा जो होगा ना, ये इसके अलावा दूसरा कोई खर्चा होगा, बट ये लायबिलिटी नहीं, लोन वोन पेमेंट नहीं करी होगी तुमने, ठीक है ना। और क्या लिखा है, ना ही परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, क्योंकि सरकार अगर मान लो कोई चीज खरीद रहा है, सरकार खरीद रही है, मान लो कि बिल्डिंग खरीदी, तो उसका मतलब परिसंपत्ति खरीद ली तो खर्चा हो गया। तो ऐसी बात हम राजस्व वाले में कभी नहीं करते, राजस्व में हमेशा ना ही आता है, ये याद रखना। इसमें ना कैसे कि प्राप्ति करनी, तो प्राप्ति यानी कैसे हो सकती है, लोन लेके, तो लोन में नहीं लेना, और ना ही कोई एसेट्स बेचनी है, ठीक है, बट इसमें दोनों में हाँ लग जाएगा। इसमें ना तो कोई लोन, इसमें क्या लिखा है, ना तो कोई लोन की क्या करनी, पेमेंट करनी है, और ना ही कोई एसेट्स क्या करनी है, इसमें खरीदनी है, निर्माण नहीं करना, खरीदेंगे तभी तो निर्माण होगा ना, तो यानी इसमें एसेट्स बढ़ाने वाली बात नहीं करनी। बट जब पूंजीगत की बात करेंगे तो मैंने इसमें लिखवाया है जो देता है, ठीक है ना, इसका मतलब वो देता क्या होगा, पेमेंट कम होगी, यानी देता कि आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, यानी आप लायबिलिटी को पेमेंट कर रहे हो, लोन रिपे कर रहे हो, तभी खर्चा हो रहा है, ठीक है ना। और जो परिसंपत्ति है, जो परिसंपत्ति है आपकी, ठीक है ना, उसका निर्माण क्या लिखा है, होगा, यानी परिसंपत्ति आपकी बढ़ेगी। आप वहां खर्चा लगा करके परिसंपत्तियां खरीदोगे इसमें, ठीक है ना। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो क्या क्या मैंने बोला, ठीक है ना, ये नोट डाउन कर लो, और उसके बाद फिर अगले पार्ट में मिलते हैं आपसे, फटाफट से नोट डाउन कर लो।